हेलो डियर लिसनर्स, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ये ऑडियो बुक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी फैक्ट्स और डिटेल्स इंटरनेट, बुक्स और सोशल डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था के कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी को इस फाइल पर ऑब्जेक्शन हो, तो कृपया हमसे कांटेक्ट करें, रिक्वायर्ड एक्शन लिया जाएगा। इस कहानी में कुछ सीन्स एक फिल्म से लिए गए हैं, लेकिन ये चैनल उन सीन्स की ऑथेंटिसिटी का कोई दावा नहीं करता। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका नाम है ऑपरेशन डायमंड। इस मिशन को कोल्ड वॉर के समय का सबसे फेमस ऑपरेशन माना जाता है। इसमें इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने एक इराकी पायलट को मनाकर उनका मिग-21 प्लेन इजराइल में लैंड करा लिया था। पहले जानते हैं मिग-21 इतना स्पेशल क्यों था। 1960 में सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया मिग-21 दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवांस फाइटर प्लेन्स में से एक था। मैक 2 से भी ज्यादा स्पीड, क्विक हाइट और इंटरसेप्टर कैपेबिलिटीज। उस समय किसी भी वेस्टर्न कंट्री के पास इसे इंस्पेक्ट करने का कोई चांस नहीं था, और इजराइल चाहता था कि किसी तरह एक मिग को हासिल किया जाए, ताकि उसकी ताकत और कमजोरियों को समझकर उससे लड़ने की प्लानिंग की जा सके। इसके लिए मोसाद ने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया जिसे ऑपरेशन डायमंड कहा गया। इस मिशन का एम था किसी अरब देश के मिग-21 पायलट को राजी करना कि वो प्लेन लेकर इजराइल आ जाए। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि पायलट्स पर कड़ी नजर होती थी और एयरबेस की सुरक्षा बहुत टाइट थी। लेकिन कई असफल कोशिशों के बाद उन्हें एक पायलट मिल गया। यह ऑपरेशन जिस पायलट की वजह से सफल हुआ, वो इराकी एयरफोर्स में मिग-21 उड़ाता था। उसके इजराइल की मदद करने के पीछे कई कारण थे। वो इराक में धार्मिक भेदभाव का सामना कर रहा था और ना ही उसे इंपॉर्टेंट मिशंस में शामिल किया जाता था। मोसाद ने यूरोप में सीक्रेटली उससे कांटेक्ट किया और उसे इस काम के बदले वादा किया गया लगभग 10 लाख US डॉलर, इजराइल में सुरक्षा और नागरिकता, और उसके पूरे परिवार को इराक से सुरक्षित निकालना। मिशन को सफल बनाने के लिए कई महीनों तक प्लानिंग की गई। इसमें शामिल था यूरोप में सीक्रेट मीटिंग्स, सेफ फ्लाइंग रूट फिक्स करना, पायलट के परिवार को पहले ही इराक से निकालना और इजराइल की एयरफोर्स को जानकारी देना, ताकि वे मिग को दुश्मन समझकर गिरा न दें। इस मिशन में इजरायली एयरफोर्स भी शामिल थी। 16 अगस्त 1966 को पायलट ने अपना मिशन शुरू किया। वो एक ट्रेनिंग फ्लाइट के बहाने मिग लेकर उड़ा, लेकिन तय रास्ते की जगह उसने प्लेन को इजराइल की दिशा में मोड़कर रेडियो संपर्क बंद कर दिया। रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर फ्लाई करता रहा और कुछ समय बाद वह इजराइल में पहुंच गया। इजराइल के फाइटर प्लेन्स ने उसे इंटरसेप्ट करके इजराइल एयरबेस तक एस्कॉर्ट किया। आखिरकार मोसाद प्लेन को इजराइल लाने में कामयाब हो गई। मिग मिलने के बाद इजराइल ने तुरंत उसका परीक्षण शुरू कर दिया। इजराइल के इंजीनियर्स और पायलट्स ने प्लेन की तकनीक का पूरा अध्ययन करके खुद उड़ाकर उसकी क्षमता को समझा और दूसरे वेस्टर्न प्लेन्स जैसे कि फैंटम 4 से कंपैरिजन भी करा। बाद में ये प्लेन अमेरिका को भी टेस्टिंग के लिए दिया गया। इससे अमेरिका को वियतनाम वॉर के दौरान मिग-21 से लड़ने की स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिली, और 1967 में हुए 6 डे वॉर में यह जानकारी इजराइल के काफी काम आई। इजराइल और अरब देशों में 6 दिन तक युद्ध चला, और मिग की जानकारी हासिल करने की वजह से जॉर्डन, इराक और सीरिया के कई मिग प्लेन्स को इजराइल ने मार गिराया। सिर्फ इस एक मिग को हासिल करके 6 दिनों में जंग को खत्म भी कर दिया। आइए सुनते हैं ऑपरेशन डायमंड की पूरी कहानी। 1950 और 60 में आखिरकार रशिया एक नया फाइटर प्लेन बनाने में कामयाब हो गया, और जो फाइटर प्लेन बनाया वो था मिग-21। मिग का पूरा नाम है मिकोयन गुरेविच। मिग-21 ने जब आसमान में उड़ान भरी, तो इसके बाद दुनिया भर की फोर्सेस
एक तरह से इस प्लेन को खरीदने के लिए जल्दबाजी करने लगे, क्योंकि ये प्लेन था ही इतना जबरदस्त। धीरे धीरे रशिया ने अपने दोस्त देशों को इसे बेचना भी शुरू किया, खास तौर पर अरब देशों को, जिसमें सीरिया, जॉर्डन, इराक, इजिप्ट शामिल थे, और कई एशियन कंट्रीज को भी बेचा। लेकिन अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया। धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल को भी इस मिग-21 के बारे में पता चलना शुरू हुआ कि मिग बड़े कमाल का फाइटर प्लेन है, और वो देखना चाहते थे कि इसमें ऐसा क्या है। लेकिन जब रशिया ने मिग दूसरे देशों को बेचा तो साथ में एक एग्रीमेंट भी किया कि इस मिग-21 को आप वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और इजराइल को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। क्लाइंट कंट्रीज ने भी इस शर्त को माना। उधर अमेरिका और इजराइल ने सब कोशिशें कर ली, फिर भी मिग-21 की डिटेल्स नहीं जान पा रहे थे, और ना ही उन्हें यह समझ आ रहा था कि इस मिग-21 का क्या इलाज करें, क्योंकि अगर एक बार पता चल जाए कि इसमें क्या खासियत है तो फिर वो उसकी काट निकालकर बढ़िया तरीके से अपना फाइटर प्लेन बनाए। लेकिन उसके लिए मिग तक पहुंचना या उसकी खासियत को जानना जरूरी था, और यह काम पॉसिबल नहीं हो रहा था। इजराइल में उनकी सीक्रेट एजेंसी मोसाद के चीफ इजर हरेल ने अपने टेन्योर में हर तरह से मिग को हासिल करने की काफी कोशिश की, चाहे वो तरीका लीगल हो या इल्लीगल, लेकिन वो नाकाम रहे, और यही कोशिश करते करते वो रिटायर हो गए। अब मीर एमिट के हाथ में मोसाद की कमान थी। क्योंकि वो आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो फौज के तमाम अलग अलग ऑफिसर्स से मिलते रहते थे। इसी दौरान अचानक इनकी मुलाकात इजराइल एयरफोर्स के चीफ आइजर वाइसमैन से हुई। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि वो एक मिग-21 को इजराइल में लैंड कराना चाहते हैं। पहले तो मीर एकदम हैरान हो जाते हैं, पर थोड़ा सोचने के बाद मीर एमिट इसके लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं। प्लानिंग में ये डिस्कशन होती है, प्लेन को हम रशिया से खरीद नहीं सकते और रशिया के दोस्त कानूनी तरीके से प्लेन हमें नहीं दे सकते, क्योंकि मिग की खरीद के वक्त ये एक शर्त रखी गई थी। तो अब या तो मिग-21 को हाईजैक कर लें, जो लगभग इम्पॉसिबल है, या फिर हमला करके एक मिग को ले आएं। पर यह भी बड़ा टेढ़ा काम था। तो सारे उपायों पर गौर करने के बाद मीर एमिट आखिरी एक नतीजे पर पहुंचे कि जिन देशों के पास मिग-21 है, उसके पायलट को पकड़कर कुछ भी प्लानिंग करके उसी के जरिए मिग को इजराइल में लाया जाए। अब ये एक ही सूरत में पॉसिबल था, या तो पायलट अपने देश से गद्दारी करे और या फिर किसी तरह पायलट पर दबाव बनाकर उसे मनाया जाए। इसी थ्योरी पर मीर एमिट आगे बढ़ते हैं और यह काम उस समय के सबसे फेमस मोसाद एजेंट को दिया गया। एजेंट इजिप्ट पहुंचकर वहां काफी वक्त बिताते हैं। करीब साल भर के आसपास वो एक पायलट से दोस्ती भी कर लेते हैं जो मिग उड़ाता था। उसका भरोसा जीतने के बाद एक दिन एजेंट उस पायलट को डील बताते हैं, $1 मिलियन और बाकी के ऑफर्स। डील ये थी कि वो इजिप्ट से एक दिन मिग-21 लेकर उड़े और इजराइल की सीमा में दाखिल हो जाए। लेकिन वो एजेंट थोड़ा सा यहां पर चूक गए। उन्हें लगा जिस पायलट के साथ वो डील कर रहे थे, वो अब उनके चंगुल में आ चुका है और ये काम कर देगा। लेकिन उस पायलट ने इजिप्ट के साथ गद्दारी करने की सोची ही नहीं, और ये बात सुनते ही उसने अपने सीनियर अफसरों को बता दिया। एजेंट को अरेस्ट कर लिया और दिसंबर 1962 में फांसी दे दी। इस तरह मोसाद का ऑपरेशन नाकाम रहा। मिग भी नहीं मिला और उनका एक एजेंट भी मारा गया, पर मोसाद ने हिम्मत नहीं हारी। इजिप्ट के बाद अब मोसाद ने इराक में कोशिश की, क्योंकि मिग इराक में भी था और उन्हें लगा कि इराक के पायलट आसानी से उनके शिकंजे में आ जाएंगे। जासूसों ने बगदाद में 2 ऐसे पायलट्स को पकड़ा, उनके साथ दोस्ती की। लेकिन वो दोनों पायलट्स आखिरी वक्त में डर गए और मोसाद को लगा कि इन दोनों से डील की बात काफी आगे तक जा चुकी है और लीक हो सकती है। इस खतरे को समझते हुए मोसाद के जासूसों ने इराक के उन पायलट्स को मार डाला। और 1964 में पता चला
कि ईरान में इजरायली एम्बेसी में एक जूडिश काम करता है। इस एम्प्लॉय ने अपने एक सीनियर अफसर को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड की एक दोस्त है जिसका हस्बैंड इराकी एयरफोर्स में फाइटर पायलट है। ये बात जब एम्बेसी के जरिए मोसाद तक पहुंची तो उन्हें लगा कि ये बड़े कमाल की इंफॉर्मेशन है। आगे पता चलता है कि उस पायलट का नाम मुनीर रेडफा है। रेडफा को लगता था कि क्रिश्चियन होने की वजह से इराक में उसका प्रमोशन नहीं हो रहा और उसके साथ भेदभाव किया जाता है। इस बात का उसे अफसोस और गुस्सा था। यह बात जब मोसाद को पता चली तो उन्हें लगा कि यही इसकी कमजोरी हो सकती है। इसके बाद मोसाद अपनी एक जासूस को इराक भेजकर कहता है कि तुम्हारा काम है रेडफा के साथ दोस्ती करना, उसकी इस सोच को प्रवोक करना और फिर MiG-21 की बात करना। मोसाद की वो जासूस अमेरिका से इराक पहुंचती है। उसे रेडफा के बारे में सब कुछ पता था। फिर वह उससे दोस्ती करती है और उसे यूएस, यूरोप घूमने का इनवाइट देती है। उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है और इसके बाद रेडफा अपने क्रिश्चियन होने का अफसोस जताते हुए कहता है कि मुझे इराकी एयरफोर्स में वो जगह नहीं मिल रही है, जबकि मैं MiG-21 का एक्सपर्ट पायलट हूं। एजेंट ने अपने सीनियर को बताया कि रेडफा लगभग काबू में है। आखिर में फिर उसे सीधे सीधे ऑफर दिया गया कि अगर तुम मिग को किसी तरह इजराइल पहुंचा दो तो $1 मिलियन के अलावा तुम्हें इजराइल की सिटीजनशिप भी मिलेगी। रेडफा को पहले तो यह ऑफर बहुत अच्छा लगा, लेकिन साथ ही ये भी समझ आया कि ये उतना ही जानलेवा भी है, क्योंकि जरा सी भनक मिल गई तो फिर उसकी जान गई। उसने एजेंट को बताया कि मैं मिग को लेकर इजराइल तक नहीं जा सकता, क्योंकि रशिया की डील के मुताबिक प्लेन में थोड़ा ही फ्यूल डाला जाता है ताकि पायलट्स ज्यादा दूर तक फ्लाई ना कर पाएं। आमतौर पर जब ये लोग ट्रेनिंग फ्लाइट पर उड़ते थे तो उसमें फ्यूल हमेशा इतना ही होता था जिससे कि वो सीरिया के आसपास तक ही पहुंच पाए, जबकि इजराइल की दूरी करीब 800 किलोमीटर है और वहां तक का फ्यूल एक बार में नहीं डाला जाता था। लेकिन पहले रेडफा का तैयार होना जरूरी था। आखिर में वो इस डील के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को इराक से बाहर निकालकर इजराइल की सिटीजनशिप दी जाए। मोसाद इसके लिए राजी हो गया और 16 दिसंबर 1966 को सारी चीजें रेडफा के लिए पहले से तैयार थी। मुनीर रेडफा, एक बेहद उत्साही इराकी पायलट, प्लेन को इजराइल में लैंड करा देता है। इजराइल लैंड करने से पहले रेडफा की सीनियरिटी के कारण उसे उस दिन इराक एयर बेस पर थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल मिल जाता है। थोड़े और एफर्ट्स के बाद रेडफा के प्लेन का टैंक फुल कर दिया गया। अब दिक्कत ये थी कि ट्रेनिंग फ्लाइट को हमेशा इंस्ट्रक्शंस थी कि दी हुई डायरेक्शंस में ही फ्लाई करके वापस आना है। जैसे ही रूट से हटे तो पहले वार्न किया जाता है कि आप रूट से भटक गए हैं और अगर रूट पे वापस नहीं आते तो आपको शूट कर देंगे, क्योंकि मिग के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। दूसरा खतरा यह था कि इराक बॉर्डर को क्रॉस करके जब वो जॉर्डन या सीरिया की तरफ जाएंगे तो वो भी मिग को शूट कर सकते थे। रेडफा को इन खतरों से निकलते हुए जिग-जैग रूट बनाकर इजराइल पहुंचना था। बगदाद से फ्लाई करने के बाद जैसे ही वो आगे जाकर अपने रूट से हटते हैं, फौरन एक ट्रांसमिशन आता है कि आप अपना रूट भटक गए हैं और वापस रूट पे आ जाएं। लेकिन प्लेन रूट नहीं बदलता। दूसरी चेतावनी के बाद मुनीर रेडियो फ्रीक्वेंसी बंद कर देते हैं और अब इराक से निकलने के बाद वो जॉर्डन के एयर स्पेस में थे। लेकिन मोसाद ने तब तक सीरिया के एटीएस को हैक कर लिया था और जॉर्डन के एयर स्पेस को यह बताया कि यह सीरिया की एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट है। जॉर्डन ने प्लेन को जाने दिया और इस तरह से इन दोनों से बचते हुए मिग आगे निकल गया। इजराइल की एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन्स ने मिग को इंटरसेप्ट किया और फिर इजराइल में इसको लैंड कराया। बगदाद से फ्लाई करने के 65 मिनट बाद प्लेन इजराइल के हजोर एयरपोर्ट पर उतरा। जैसे ही मोसाद टीम को यह पता चला, सब खुशी से उछल पड़े।
मिग को पहली बार बड़ी बारीकी से देखा जाता है। उसके बाद मोसाद के ट्रेनिंग पायलट को बुलाकर रेडफा उसे ब्रीफ करते हैं। इजराइल के पायलट ने सिर्फ 1 घंटे तक ट्रेनिंग ली और मिग को उसने फ्लाई करके लैंड भी करा दिया। इजराइल को लगा अब वो कुछ भी कर सकता है। इजराइल ने अब जाना कि मिग में क्या खासियत है जो इसे बाकी फाइटर प्लेन्स से अलग करती है। अमेरिका ने प्लेन का इंस्पेक्शन करने और उसे उड़ाने के लिए एक टीम भेजी, लेकिन इजरायलियों ने उन्हें प्लेन के पास भी नहीं जाने दिया। उनकी शर्त यह थी कि अमेरिका पहले रशियन मिसाइल SAM-2 की टेक्नोलॉजी उनके साथ साझा करे। अमेरिकी इस पर सहमत हो गए। तब एक अमेरिकी पायलट ने इजराइल पहुंचकर मिग का इंस्पेक्शन किया और उसे उड़ाया भी। लेकिन इस ऑपरेशन की मुनीर रेडफा और उनके परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ी। माइकल जोहर और निसिम मिशेल लिखते हैं कि मुनीर को इजराइल में एक मुश्किल और दुख भरा जीवन जीना पड़ा। उनके लिए अपने देश से बाहर एक नया जीवन शुरू करना आसान नहीं था। लेखकों के अनुसार मुनीर को इजराइल में अकेली और दुख भरी जिंदगी जीनी पड़ी। वे आर्थिक रूप से टूट गए और उनका परिवार भी बिखर गया। 3 साल तक उन्होंने इजराइल को अपना घर बनाने की कोशिश की और तेल कंपनियों के लिए डकोटा प्लेन उड़ाया, लेकिन उन्हें वहां अच्छा नहीं लगा। बाद में वे नकली पहचान के साथ एक पश्चिमी देश में बस गए। MiG-21 को इजराइल लाने के 22 साल बाद अगस्त 1988 में मुनीर रेडफा का निधन हो गया। मोसाद ने मुनीर रेडफा के सम्मान में एक शोक सभा का आयोजन किया। यह बहुत इमोशनल समय था। रेडफा के जीवन पर स्टील द स्काई और गेट मी MiG-21 नाम से 2 फेमस फिल्में भी बनी हैं। ऑपरेशन डायमंड चैलेंज स्टाइल कॉइन एक कलेक्टिबल आइटम है जो इस ऑपरेशन की याद में बनाया गया है। इसमें MiG-21 का फ्लाइट रूट दिखाया जाता है जो इराक से इजराइल के हदजोर एयर बेस तक गया था। रेडफा के MiG-21 को इजराइल के एयरफोर्स म्यूजियम में ले जाया गया। आज भी उनका उड़ाया हुआ MiG-21 इजराइल एयरफोर्स म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। मैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ फिर आपसे मिलने का वादा करता हूं। चैनल को बेहतर बनाने के लिए अपनी सजेशंस शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।